कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। यह कहावत अक्सर चरितार्थ होती रहती है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले देवराज सिंह भी है। आगरा कैंट आरपीएफ स्वान दस्ते में तैनात कांस्टेबल राजेंद्र कुमार सिंह के बेटे ने यूपीएससी सीएपीएस की परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की है। देवराज सिंह कैंप में असिस्टेंट कमांडेंट बनाए गए हैं। देवराज सिंह का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। सर मेरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में 2022 का जो एग्ज़ाम साइकिल था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरी पूरे देश में 13वीं रैंक आई है। और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था सीएपीएफ का और तीसरा ही अटेम्प्ट था। जी सर, असिस्टेंट कमांडेंट में। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ एक और पर्सनालिटी जुड़ गए हैं जिनका नाम है देवराज और ऑल इंडिया रैंक 13 इन्होंने सिक्योर किया है इन द रीसेंट सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के फाइनल रिजल्ट के अंदर। सो देवराज से सीधा डायरेक्टली बात करेंगे, लेकिन एक चीज मैं देवराज के बारे में बताना चाहता हूं कि देवराज ने वो चीज की है अपने परिवार के अंदर जो उनके परिवार में किसी भी सदस्य ने नहीं की। मतलब उनको डायरेक्टली जो रैंक मिला है, डायरेक्टली उनको जो सिलेक्शन मिला है वो ऑफिसर लेवल का मिला है। और इनके मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये फीलिंग आ रही है कि इनके फादर वो जरूर जब ये रिजल्ट आया होगा जरूर उनकी आंखों से वो खुशी के आंसू जरूर झलके होंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि कहां से आके कहां अचीव करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा देवराज के बात करूंगा और इनसे वो लम्हों का एक एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। चलिए देवराज, हाउ आर यू देवराज, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। ओके ओके ओके। सो यार देवराज, पहली बात तो है कि अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने रैंक का इंट्रोडक्शन दे दीजिए और कितने प्रयासों में आपने जो सफलता हासिल की है इसके बारे में बताइए। सर मेरा नाम देवराज सिंह है। मैं आगरा में इस समय रह रहा हूँ, परंतु जो मेरा गांव है गनाजा टोली भरतपुर में है। सर यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, और ये मेरा तीसरा ही इंटरव्यू था। मैं हर बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, परंतु 2 बार मैं लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो गया था। और ये फाइनली AIR 13 मुझे इस बार मिली है। ओके, वेरी गुड। और देवराज चलो अब फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली का क्या एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी जब परसों आपका रिजल्ट आ गया। और पहले आप सीक्वेंस में बताइए कि फैमिली में फादर का क्या रिएक्शन था। सर सबसे पहले तो मैंने कॉल पापा से पहले अपने बाबा को किया था। मेरे गांव में बाबा दादी बाबा हैं, उनको कॉल किया था। वो मतलब इतने खुश थे। मेरे बाबा की उम्र लगभग 95 से 98 साल के बीच में है। अच्छा, वो इतने खुश थे ना सर, वैसे वो चल नहीं पाते, पर वो उस दिन खड़े हुए थे सर। उस दिन वो अरे खड़े हो गए, वाह, इतने खुश थे सर वो। शाबाश। और सर उसके बाद मैंने मेरे जो चाचा हैं, पापा से पहले मेरे चाचा हैं, उनको फोन किया था मैंने। वो इतने खुश थे सर, मतलब वो ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव करके पहले वो गाड़ी से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने सांसें ली इस हिसाब से। सर सांस मतलब ये जो इंसिडेंट है ना सर, मैं मतलब सबको बताना चाह रहा था कि जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तो पूरी पूरी फैमिली प्राउड होती है, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में सबको बताना था। उसके बाद मेरे पिताजी को मैंने कॉल किया, वो ड्यूटी पर थे। तो ड्यूटी पर ही मेरे पिताजी इतने खुश थे कि उन्होंने अपने साथी संगी को जो गले लगा लिया था। और फिर मैंने अपनी माताजी को कॉल किया था। असल में कॉल किया था, पर मैंने कहा था वो हैं या नहीं है घर पर। ऐसा ना हो कहीं काम पे गई हो, कहीं मतलब इधर उधर कोई घर का काम होता है, कहीं इधर उधर निकल गई हो। तो उन्होंने कहा था कि हाँ वो हैं। तब मैं बाइक से अपनी लाइब्रेरी में से यहाँ आया था घर पर, और तब मैंने अपनी माताजी को बताया था। हमारी माताजी तो आंखों में से आंसू आ गए थे, और बहुत 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 मतलब स्वीट मोमेंट था वो। मैंने अपने बड़े भैया को बताया था, वो बहुत खुश थे। मतलब मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ वो फीलिंग क्या थी उस वक्त। मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, बहुत सेटिस्फेक्शन। तो देवराज, देश सेवा तो आपने पहले ही कर दी है, अपने माँ बाप की सेवा करके, अपने बाबा जी की सेवा करके, जिनको 95 साल में जो भी बीमारियां थी उस मोमेंट तक खत्म हो चुकी थी। मुझे ये लगता है कि अपने ये जो माँ बाप है, ये जो बाबा जिनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, इनको अगर वो खुशी का लम्हा अगर हम दे रहे हैं या दे पाते हैं, तो आई थिंक उनकी सारी जो परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो सब उस टाइम तक खत्म हो जाती हैं। और वो आपने करा है। आपने देश सेवा पहले ही कर दी है, क्योंकि देश जो है सबसे पहले मेरे हिसाब से आपके घर से शुरू होता है, फिर उसके बाद आगे का जो चीजें होती है वो होती है। सो एक एक दोबारा से, पिताजी का हेड कांस्टेबल का रैंक, उस हेड कांस्टेबल तक पहुंचते पहुंचते उनको कितने साल लग गए, और बेटा उस रैंक पे जा रहा है, तो मुझे उसका बताओ कितने साल आपके पिताजी को लग गए हेड कांस्टेबल तक पहुंचते पहुंचते। सर मेरे पिताजी की टोटल सर्विस लगभग 30 साल की है। अभी 5 साल पहले वो हेड कांस्टेबल बने हैं, इससे पहले वो कांस्टेबल थे 25 साल तक। मैंने अपने 25 पिताजी को साल जी सर, अच्छा, ठीक है। मैंने अपने पिताजी को हमेशा से एज एन कांस्टेबल देखा था। तब मेरे पिताजी ये कहते थे, बेटा देख मैं कांस्टेबल हूँ,
और मैं कांस्टेबल बनाया। मेरे जो बाबा हैं, मतलब मेरे जो बाप हैं, मेरे पिताजी इस तरह बोलते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे बना दिया है कांस्टेबल, जबकि वो दूधिया थे। अब कम से कम तू मुझसे ऊपर निकल जाएगा ना, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है। तू एसआई भी बन गया ना, मैं मोर देन खुश हूँ। मतलब उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। हम्म। और अंततः जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट बना था, अभी थोड़े दिन पहले ही एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम उनके ऑफिस में रखा गया था सर। उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने वो गले लगाया था। मैं जानता हूँ सर, वो मतलब उससे ज्यादा ना मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन है मुझे इस समय। अच्छा, सो पिताजी ने 30 साल दिए और मैं वो फीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ यार कि जो हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, जहाँ पे कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है, लेकिन फिर भी इस तरीके की शिक्षा देना कि बेटा तू उस लेवल पे जा जिस लेवल पे मैं नहीं जा पाया, और आपके पिताजी के पिताजी ने उनको अच्छी शिक्षा दी और आपके पिताजी ने आपको अच्छी शिक्षा दी। तो यही जो एक लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली की परवरिश होती है, वो इसी तरीके से होती है ना? और तभी ये बच्चे जो हैं आगे इस तरीके का काम करते हैं। सो देवराज, रैंक 13 एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि तेरा रैंक मतलब इक्विवेलेंट टू एआईआर 1। मेरे को तो ये लगता है कि भाई अगर तुम्हारे रैंक 10 या 15 या 20 भी आ रहे हैं तो तुम इक्विवेलेंट टू एआईआर 1 ही हो, क्योंकि डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा नंबर्स का, राइट? सो डिड यू एक्सपेक्ट दैट? सर एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज में जाना था। मुझे अगर सीआरपीएफ भी मिलती मैं उतना ही खुश था। ये मैंने अपने राइट। पिताजी को भी बोला था। मेरे पिताजी ने भी कहा था, बेटा कि देश सेवा के लिए तुझे सर्विस नहीं देखनी है, तुझे अगर काम करना है तो फिर काम कर, ये मत देख तुझे सर्विस का मिल रही है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एआर 13 आएगी, क्योंकि मेरे जो रिटर्न में मार्क्स थे वह उतने ज्यादा नहीं थे। मेरे दोस्तों के मार्क्स तो मुझसे 20-20 नंबर जाता है, 10 नंबर जाता है, तो जो पेपर 1 में। तो मुझे लग रहा है कि पेपर 2 और इंटरव्यू खासकर काफी हद तक मेरे लिए कारगर रहा है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, एआईआर 13 तक। ओके। ओके, सो क्या, चलो मार्क्स की बात करते हैं। तो पेपर वन में कितना आपने ऑफिशियल चेक किया हो तो कितना आपका मार्क्स बन रहा था? सर मैंने, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अभी तक आई नहीं, पर डिफरेंट हाँ। डिफरेंट जो कोचिंग्स हैं उनके थ्रू मैंने चेक किया था, तो मेरे 168 से 172 के बीच में मार्क्स थे। पर यह इतने नहीं है कि ये 13 है। 160 मार्क्स लगा लेते हैं। सो जी सर। यस, राइट। सो पेपर टू में आप स्कोर कर रहे होंगे कितने मार्क्स? 80, जी 90? सर, लगभग लगभग 90 या 100 के आसपास में रहेंगे। अच्छा अच्छा, 100 के आसपास लगा लेते हैं, तो 100 लगा लिया। और इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स स्कोर कर रहे थे? कितना कैसा एक्सपीरियंस कैसा लग रहा था? पॉजिटिविटी, थर्ड इंटरव्यू था, कैसा लग रहा था? सर सर, मेरे बोर्ड मेंबर ने अंदर ही मुझे बोल दिया था कि हाँ। जो मेरे चेयरपर्सन थे, तो चेयरपर्सन, मैंने लास्ट में मेरा जो इंटरव्यू खत्म हुआ था, मैंने 1.5 मिनट का मोनोलॉग दिया था कास्टिज्म पर, कि गांव में कास्टिज्म क्यों नहीं खत्म हो रहा। और क्योंकि मैं गांव से हूं, तो उन्होंने गांव का ही पृष्ठभूमि पूछी थी मुझसे, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल चीजें, तो मैंने प्रैक्टिकल ओके। मोनोलॉग दिया था 1.5 मिनट का। उन्होंने अच्छा। मुझे अंदर ही बोल दिया था, जो मेरे चेयरमैन थे बिहारी सर, उन्होंने कहा था कि बेटा बहुत बढ़िया, मतलब तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। फिर मेरे जो मेंबर वन थे, उन्होंने कह दिया था कि बेटा देवराज, मैं तुम्हारे बारे में 2 चीज बताना चाहता हूँ। पहला, तो तुम बहुत अच्छे कमांडर बनोगे, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट अगर सेंस राइट ऑफ राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है तो आप अच्छे कमांडर बनोगे। दूसरा, आप एक जॉली पर्सन हैं, मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो आपके जो ट्रूप्स हैं वो आपसे काफी खुश रहेंगे। तो मुझे लग गया था, या तो मेरे 115 आएंगे या फिर 60 आएंगे, क्योंकि जब इतनी तारीफ हो जाती है इंटरव्यू में, तो 2 ही चीजें होती हैं, या बहुत कम मिलते हैं या बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 110 के आसपास, 110 से 115 के बीच में रहे होंगे मेरे मार्क्स आराम से। बस ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इट्स मोर देन अ टॉपर मार्क्स, तो कट ऑफ से तो ऊपर काफी ज्यादा है देवराज के मार्क्स। तो देवराज, चलो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आपने जो अपनी प्रारंभिक परीक्षा कहाँ से, मतलब जो भी आपका एकेडमिक था वो कहाँ से शुरू किया, फिर आप कहाँ पे गए अपनी ग्रेजुएशन के लिए, फिर आपने कब ये सोचा कि मैं तैयारी करता हूँ क्योंकि यही से मेरी सफलता जो है निश्चिंत होगी, तो ये सारी चीजों के बारे में बताइए। सर प्रारंभिक शिक्षा, हमारी माता जी ने हमको सरकारी स्कूल में डाला था। यहीं पुलिस लाइन में सरकारी स्कूल से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। उसके ठीक बाद है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में भेज दिया गया था, ताकि अच्छा। सरकारी स्कूल से मैं थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। उसके बाद में सर 12th क्लास मैंने पास की थी। वहां से मैंने सोच लिया था कि फोर्सेज में जाना है। वहीं मैंने सोच लिया था कि फोर्सेज में जाना है। पापा को देखता था हमेशा से वर्दी में, तो फोर्सेज का एक सपना था। राइट। तो सर फोर्सेज में जाने का सपना वहां से आया। फिर एनडीए का एग्जाम लिखा था, पर एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। फिर मेरे हम्म। पास 2 अपॉर्चुनिटी थी कि आईआईटी रुड़की मिले, आर्किटेक्चर ब्रांच मिली थी, आईआईटी रुड़की में जाएं, या फिर आईएमई मुंबई पोर्ट कैंपस मेरा इंस्टीट्यूट है, ओके। जहाँ से मुझे मरीन, जो मर्चेंट नेवल ऑफिसर्स होते हैं, हम्म। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग वह वहां से की जाती है।
तो मैंने चूज किया था यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म में ही वहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है और सेम करिकुलम होता है जैसे एनडीए में होता है। तो सर मैं वहाँ गया था, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक किया मरीन इंजीनियरिंग में और ट्रेनिंग किया था मर्चेंट नेवल ऑफिसर का। फिर मेरे पास में प्लेसमेंट के एक अच्छे ऑफर थे, और मैंने प्लेसमेंट की बजाय वहीं सोच लिया था कि आर्म फोर्सेज ही कंटिन्यू करेंगे। तो सीडीएस के एग्जाम लिखे थे, सीएपीएफ लिखे थे, और एक एडेप्टेबिलिटी हो इन एग्जाम के साथ में। यूपीएससी चूंकि कंडक्टिंग अथॉरिटी है, तो इसके जो पॉसिबल एग्जाम्स होते थे, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी मैंने 1-2 बार दिया है, और एक बार मैंने यूपीपीसीएस भी दिया है, जहाँ पे मैंने मीन्स भी लिखा था। तो इन एग्जाम की तैयारी मैंने तभी शुरू कर दी थी, पर एक टाइम फोकस था कि डिफेंस एग्जाम में ही जाना है। इसीलिए सीडीएस के मैंने 7 बार मतलब 7 अटेम्प्ट दिए हैं सीडीएस, और सीडीएस 7 बार निकला है मैंने। पर अरे एसएसबी वाह, में क्या पर बात है। एसएसबी मेरे थोड़े से क्रिटिकल रहे हैं, कई बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, कई बार स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ। तो अंततः मैंने ट्राई किया था कि हाँ, मतलब सीएपीएफ मेरे अटेम्प्ट काफी अच्छे जा रहे थे, मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ कुछ मिस्टेक्स की थी पेपर वन में। कई एक बार पेपर वन में किया है 2021 में, उससे पहले मैंने इंटरव्यू में किया था 2020 में। 2022 में मैंने काफी हद तक सीरियस प्रिपरेशन की थी और प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ली थी, स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन की, और आखिरकार अभी AIR 13 है, क्योंकि स्ट्रेटजी वो काम कर रही है। ओके, देवराज आपने बोला कि मैंने सीडीएस जो है वो 6-7 बार दिया, जी सर। 6-7 बार आप एसएसबी भी गए, तो एसएसबी आपकी क्वालिफाई नहीं हुई, है ना? जी सर। तो तो देवराज से एक चीज़ सीखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे जिनकी इतनी ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर जिन ऑब्वियसली यार एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ पे बहुत बेसिक रिसोर्सेज़ आपके पास होते हैं, तो इतनी ज़्यादा हॉबीज़ डेवलप नहीं होती, है ना? तो हॉबीज़ डेवलप नहीं होगी तो आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे जो कि आपके पास होगा। तो इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, मैं भी इसी कैटेगरी का था, सच बता रहा हूँ आपको। तो इस कैटेगरी के बच्चों के पास जब बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो एसएसबी में इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट रिलाई ओनली ऑन सीडीएस पाथ, रिलाई आल्सो ऑन द सीएपीएफ एज़ वेल एज़ एफकैट। तीनों चीज़ों में रिलाई कीजिए, कोशिश करते रहिए और किसी ना किसी में तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्या पता आपका एसएसबी रिकमेंड हो जाए। अब देवराज मैं आपको बताता हूँ गगन दीप भारती की स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि वो भी कल आए थे हमारे पास एंड ही गॉट 85 रैंक। सो वो बच्चा भी देवराज आप ही के जैसा है, क्योंकि उस बच्चे ने भी मतलब मैं कहता हूँ ऐसा-ऐसा संघर्ष किया, बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं वो, बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी, और उस लड़के ने सीडीएस भी दिया, एफकैट भी दिया, सीएपीएफ भी दिया, अल्टीमेटली सीएपीएफ में भी सिलेक्शन हो गया और सीडीएस में भी वो रिकमेंड हो गया, है ना? तो क्या पता आपका उधर हो जाए, क्या पता ना हो, पर एटलीस्ट एक चीज़ तो पकड़ के रखिए, है ना? तो ये इंटीग्रेटेड जो चीज़ है, स्ट्रैटेजी है, should be followed by every defense aspirant. This is what we have the example from Devraj and Gagandeep and a lot of people. So देवराज आप मुझे ये बताइए कि जब ये जो 3 साल का आपका संघर्ष है, आई थिंक 3 साल तो हो ही गए हैं, आपने 3 करेक्ट अटेम्प्ट सर। किए। जी सर। इनफैक्ट 3 साल से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इस पूरे संघर्ष के अंदर आपने कैसे-कैसे तैयारी की, शुरुआत कहाँ से की और उसको कंटिन्यू कैसे-कैसे किया? एक बच्चा सपोज़ आप उस बच्चे को गाइड कर रहे हैं जो बच्चा अभी ही इज़ अबाउट टू स्टार्ट हिज़ प्रिपरेशन फॉर सीडीएस और एफकैट या सीएपीएफ, उसके लिए क्या बोलेंगे? सर मैंने मेरी प्रिपरेशन कॉलेज डेज में ही शुरू कर दी थी, जब मेरा एनडीए अटेम्प्ट खत्म हो गए थे और मुझे लग रहा था मुझे सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना है। तो हुँ, जैसा कि आगे आपने बोला है, बिल्कुल सही बात है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच मैंने वहीं से अपना ली थी कि मुझे ऐसा तैयारी करनी है कि मेरा सीएसई भी निकले, मेरा सीएपीएफ भी निकले, मैंने सीडीएस भी निकाल मतलब सीडीएस भी निकल जाए और एफकेट भी निकल जाए। मैंने चारों एग्जाम के लिए टारगेटेड तैयारी की थी, और उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि फिजिक्स बनाऊं सीडीएस की तरह या फिर सीएपीएफ की तरह, ताकि फिजिकल में ना निकाला जाऊं। एजुकेशन जो है या फिर तैयारी जो इस एग्जाम की है, वो इस तरह से करूं कि मैं सीएसई निकालूं यस, प्रीलिम। और उसके लिए मैंने 6 क्लास से एनसीईआरटी शुरू की थी, अपने जो 4th ईयर शुरू हुआ था तभी। वेरी गुड। एनसीईआरटी मैंने पहली 6 बहुत, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी मैं मर्चेंट नेवी में था और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच बताऊं। मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था कि क्या होता है आर्ट में और ये सब। तो मैंने 6 क्लास से शुरू किया था। 6 क्लास से एनसीईआरटी करना मैंने शुरू की थी। मैंने चारों सब्जेक्ट की जो कोर एनसीईआरटी होती हैं वो एनसीईआरटी खत्म की थी। उसके बाद मैं रेफरेंस बुक पर गया था, और इवन एनसीईआरटी करने का यह फायदा हुआ कि मेरा सीएसई तो नहीं निकला था, पर सीएपीएफ और सीडीएफ मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज के साथ ही निकल गए थे, हुँ, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें बहुत आती हैं सीएपीएफ के एग्जाम में। इवन 2020 के अटेम्प्ट में मैंने थीम्स किया था पार्ट 2 और पार्ट 3। मैं बताना चाहता हूँ उसी से मतलब टू द वर्ड क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट टाइप टू द वर्ड क्वेश्चंस आए थे, लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के थीम से। हुँ, तो हिस्ट्री करने का जो एनसीईआरटी करने का यह फायदा हुआ कि मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया था ओके, 2020 के। हुँ, और
तैयारी मैं धीमे-धीमे करके मैंने शुरू किया था। एनसीईआरटी के बाद रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक में बहुत सेलेक्टिव जैसे कि सीएपीएफ और सीएसई में मुझे पता था कि जीसी लियोंग में क्लाइमेटोलॉजी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो मैंने सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी की थी, वह भी सिर्फ मैप सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट इन जीसी लियोंग। तो मैंने राइट। मैप सेक्शन कर लिए थे, और कुछ लैंड फॉर्म्स उसमें ज़्यादा दे रखे थे, तो लैंड फॉर्म्स मैंने कर लिए थे। सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ा है मैंने। बहुत ज़्यादा बहुत मतलब सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की। जैसे 11th क्लास में हिस्ट्री की बुक थी जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह दे रखी है। मैंने अभी वो तक नहीं उसे पढ़ा। नहीं पढ़ा है। वो राइट। मैंने नहीं पढ़ा है। हुँ। इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ी हैं। और आईआईटी की तैयारी करने का यह फ़ायदा हुआ कि मैंने कभी साइंस और मैथ नहीं पढ़ा है। मैं साइंस और मैथ सिर्फ डायरेक्ट बस थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करके ही एग्ज़ाम दिया है मैंने हर बार। अच्छा, तो देवराज एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने ऑब्वियसली जीसी लियोंग इसलिए कम पढ़ी होगी या सिलेक्टिव पढ़ा होगा बिकॉज़ आपने ऑलरेडी क्लास 11 की फिजिकल करेक्ट है सर। ज्योग्राफी को बहुत वर्ड टू अच्छे से। वर्ड छाप लिया होगा दिमाग के अंदर। इज़ इट बिल्कुल सो? सही सर। बिल्कुल सही सर। मैंने उसमें इतने शॉर्ट मतलब मेरी इतनी बुक काली हो चुकी है। अभी मैंने इतना बार पढ़ा है कि एक बार पेंसिल से एक अंडरलाइन किया था, एक बार गोला बनाया है, फिर एक बार अलग जो पेन होता है पेन से, फिर एक बार स्केच से, अब मार्कर वाला चल रहा है अभी इसमें। नहीं, ये 5 तो बार हो गया है। हाँ, तो अगर आपके साथ में किताब भी रखी होती ना, तो आप डेफ़िनेटली इन बच्चों को दिखाते कि बेटा जी सर, ये जी सर। काले कर के पेजेज़ पन्ने जो हाँ, हैं हाँ सर। किताबों के, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तब जाके यस सर, यस सिलेक्शन सर। और रियलिटी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ना ख़याली पुलाव बना लेता है कि यार करेक्ट है 3 सर। महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 4 महीने में कोर्स खत्म कर दिया। यार सिलेबस तो एक पहला पड़ाव है। 20% इज़ व्हाट कंसिस्टिंग ऑफ सिलेबस। द रेस्ट 80% इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। है ना? जैसे देवराज ने किया मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया होगा उस चीज़ को। जी है ना? सर। और बताइए। ये बहुत अच्छी सीख जो है आप दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। और सर एनसीईआरटीज़ हाँ जी, बताइए। ज्योग्राफी हो गया। एनसीईआरटी के अलावा सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँगा तो मैंने थीम्स कर ली थी। थीम्स करने के बाद में स्पेक्ट्रम जो बुक है उसमें से भी मैंने सेलेक्टिव पढ़ा था, और जो नोट्स हैं मैंने उधर ही हिस्ट्री की नोट छोटे-छोटे बना-बना के, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है स्पेक्ट्रम की बहुत बड़ी है, और हुँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के अकॉर्डिंग भी बनाई गई है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको सिलेक्टिव पढ़ना है सीएपीएफ के अकॉर्डिंग। यस, और रिवाइज़ यस, मैंने यस। सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम वाले दिन आता है, तब रिवाइज़ ठीक 1 दिन पहले मैं सिर्फ लुसेंट करता था। हिस्ट्री के लिए लुसेंट रिवाइज़ कर लेता था, क्योंकि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्लिक बिट्स होते हैं लास्ट वाले, वह थोड़े से काम आ जाते हैं, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मेडिएवल काफ़ी अच्छा उसमें वो नोट्स ही हैं और बहुत अच्छे हैं। इवन 2023 का जो अटेम्प्ट है, जो चूँकि रिज़ल्ट नहीं आया तो मुझे देना पड़ा था, उसमें भी हुँ, मेरे हुँ। पास 1 ही दिन का टाइम था, क्योंकि रिज़ल्ट आया नहीं था, लग रहा था वो फ्राइडे को आ जाएगा, आया नहीं। तो मैंने बस उसी से रिवाइज़ किया था, और उसमें मेरे 175 मार्क्स बन रहे हैं अभी। अरे सिर्फ वाह! उसी से 1 दिन में रिवाइज़ किया था मैंने। तो वो हुँ, बहुत अच्छा सोर्स है आपको रिवाइज़ करने के लिए, आप रिवाइज़ करें उससे। मैंने ऑक्सफोर्ड की अ, जो एटलस होता है, ऑक्सफोर्ड एटलस। का एटलस लिया था। उस ऑक्सफोर्ड के एटलस में हिस्ट्री का सेक्शन होता है। हिस्ट्री के सेक्शन को भी मैंने काला-पीला किया हुआ है पूरा। एक भी एटलस मेरा पूरा-पूरा एटलस ऐसा है कि अगर आप उसे थोड़ा इधर-उधर से निकालेंगे तो पूरा निकल आएगा वो, और पूरा-पूरा भर रखा है वो मैंने। एटलस ही मेरी किताब है। लास्ट में रिवाइज़ करता हूँ ना, लास्ट में 1 घंटा एटलस पढ़ता हूँ बस। तो हिस्ट्री भी मैंने एटलस से की है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी में जैसा कि सर ने बताया है कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सोर्स, एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप जीसी लेंगे, सिलेक्टिव पोर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसमें थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, तो थोड़ा-सा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, और एनसीईआरटीज़ आर द की। हुँ, एनसीईआरटी का जो 11th क्लास और 12th क्लास है, आप एनसीईआरटीज़ करें, बहुत अच्छा सोर्स है। और मैंने डिफरेंट जो टॉपर्स थे उनकी भी बात सुनी थी, जैसा कि पुष्कर सर हैं हमारे, जो पिछले साल सेलेक्ट हुए हैं, दिव्यांश सर हैं। उन लोगों ने भी मुझे गाइड किया था कि यार इसको कर जाना, तो ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो उन्होंने गाइड किया था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना-उतना कर लिया था। उसके बाद में फिर जो बेसिक जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के लिए आपको कन्वेंशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। 2023 वाले पेपर में भी 3-4 आया। क्वेश्चन्स आए हैं। तो हुँ, वो कन्वेंशन बेसिक है, सेलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आप शंकर आईएएस लेके बैठ जाएँ सीएपीएफ के लिए। तो दैट इज़ नॉट मतलब वो ठीक स्ट्रेटजी नहीं है कि आप पूरी-पूरी बुक पढ़ें। टाइम है तो पढ़ सकते हैं, और नहीं है तो आप सेलेक्टिव पढ़ लें, कन्वेंशन कर लें, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आप उसे खत्म कर लें, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत, उससे पहले चूँकि एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ ली थी, तो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एनसीईआरटी और जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, मैंने उसको कम से कम 8 बार के आस-पास में पढ़ा है, क्योंकि सीएससी की भी प्रिपरेशन करने लग गए थे सीएससी के लिए, और इसके लिए मैंने कंटीन्यूअस उसको पढ़ा है, एम लक्ष्मीकांत को। लगभग 8 बार के आस-पास रिवीजन किया मैंने उसका। तो उसके बाद में फिर जो साइंस पोर्शन है, जो कि रिवाइज़ करना है मुझे, तो मैं रिवाइज़ करने के लिए मैंने ल्यूसेंट पढ़ी है। बाकी पुष्कर सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ें साइंस की। तो मैंने देखा था कि मतलब वो मेरे लिए उतना कारगर नहीं थी, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, मैं साइंस बैकग्राउंड से ही था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी उतना। तो मैंने सेलेक्टिव पढ़ा था, और ल्यूसेंट मैंने बायोलॉजी एक-एक टू द वर्ड मैंने एक-एक वर्ड याद किया है।
ट्यूशन का, बायोलॉजी का। और जो 12th क्लास एनसीईआरटी है, वह भी मैंने पढ़ी थी कुछ-कुछ चैप्टर, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ में लिंक होता है, कोलैब कर लेता है इसीलिए। और ओके, फिर जो मैथ्स है, मैथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ चूँकि सीडीएस का भी मैंने पेपर दिया था, तो मैथ सेक्शन से आता है। उस मैथ सेक्शन में मैंने 5 अगर पेपर मेरे पास ही हैं वो तो, मैंने इतने अटेम्प्ट दिए कि मेरे पास ही 5-6 पेपर पड़े हुए हैं, मैंने 5-6 पेपर ही दोबारा कर लिए और सीएपीएफ में दे गया पेपर, तो उसमें हो जाता है आराम से। तो प्रीवियस ओके, ईयर इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर सीएपीएफ, हुँ, अगर आप मैथ के सेक्शन देखेंगे तो। ओके, ओके। सो देवराज जो है ही इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट इन द सेंस कि इनका मैथ्स, साइंस अच्छा है बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने आईआईटी के दिनों में, राइट? बट अब जो देवराज से रिलेट कर पा रहे हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, दे कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, है ना? बट देवराज ने ऐसा नहीं किया कि भाई मैं हिस्ट्री छोड़ दूँ या मेरा हिस्ट्री में मन नहीं कर रहा मैं छोड़ देता हूँ उसको या फिर मैं ज्योग्राफी में मन नहीं कर रहा उसको छोड़ देता हूँ। नहीं, he did all other subjects also with the authentic resources, right? बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आपको 9th-10th की एटलीस्ट साइंस जो है पढ़नी चाहिए और आपका जो है बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनको बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहिए सो दैट कि आप हिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ और मैथ्स में थोड़ा-सा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप अल्टीमेटली क्वालिफाई कर लेंगे, राइट? सो देवराज यही चीज़ मैं इनको समझाता हूँ यार कि एनसीईआरटी फॉलो करो और मैं तो जी यार सर, बहुत ब्लंटली कहता हूँ, हम लोग एक सर, प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम लोग अपने भी कोर्सेज़ सेल करते हैं। सर, लेकिन द पॉइंट इज़ कोर्सेज़ में भी वही पढ़ाया जाएगा जो मैं कह रहा हूँ, है ना? कि यार एनसीईआरटी अगर इफ यू रियली वांट कि भाई तुमको सिलेक्शन चाहिए, देवराज जो बोल बोल रहा है उसको फॉलो कर लो और अपनी सेल्फ स्टडी कर लो। मैं तो इतना भी कहता हूँ, अपनी सेल्फ स्टडी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी के पास भी जाओगे, कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी, राइट? So this is what I am trying to tell you, but this is the only way. फंडामेंटल्स फॉलो करो, सेल्फ स्टडी करो और पेशेंस रखो और अपना फोकस रखो, राइट? सो देवराज, ओके, सो देवराज और इसके अलावा मुझे फिजिकल मेडिकल का कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ कोई शेयर करो। सर 2020 का ही एक्सपीरियंस था। मेरा पूरा-पूरा जो बैच था, असल में मैं सिंगल वो मेल पर्सन था, बाकी सभी फीमेल थी मेरे साथ। तो मैं अकेला हम्म, लड़का था और मुझे अकेले को दौड़ाया सर, अकेला ही मैं हाँ, दौड़ा था। मैंने पूरा फिजिकल अकेले किया है। अरे 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 और वो लगातार किया था और लड़कियों का नहीं, था तो लड़कियां तो एक साथ दौड़ी थी, लेकिन हाँ वो हाँ, बहुत अच्छी लड़कियां थी। उन्होंने मतलब क्योंकि मैं कई जगह अब अगर मैं 800 मारूंगा ना तो अकेला दौड़ रहा हूँ ना तो उतना एफिशिएंसी नहीं आती, तो मैं थका ना तो लड़कियों ने इतना मोटिवेट किया, वो खड़े होकर फिर वो तालियां बजाने लगी, तो उससे काफी मोटिवेशन लगता है सर। काफ़ी हद तक मैं मोटिवेट हुआ, मैंने पूरी जो रनिंग थी वह की थी और 2021 में ठीक इसके फिज़िकल से पहले ही मुझे कोविड हो गया था, तो टाइम थोड़ा कम था, तो एफिशिएंसी थोड़ी-सी मेरी कम आई थी, पर फिज़िकल, मेडिकल मेरे साथ कोई ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, ऑल थैंक्स टू माय इंस्टीट्यूट एंड माय सीनियर, जूनियर, मतलब वो फिज़िकली इतने एक्टिव थे, मैंने सारे गेम खेलता था। मैंने सारे गेम ट्राई किए क्योंकि मेरे सीनियर्स ये कहते थे। हमारा चूँकि मैंने बताया था डिफेंस कॉलेज टाइप था, तो सीनियर जूनियर लीगेसी रहती है वहाँ पर और हमारे ओके, उस्ताद होते थे और जो पर्सनल होते थे वो सभी नेवी के हैं, ऑफिसर्स हैं सारे, रियर एडमिरल रैंक के मेरे डायरेक्टर होते थे। उन्होंने ही मुझे साफ-साफ बोला था कि फिज़िकल में आपको पीटी, परेड ये तो काउंट नहीं करना है, ये तो करना ही करना है। स्विमिंग करना कंपल्सरी था। तो मेरे लिए फिज़िकल कोई ऐसा हिंड्रेंस नहीं था, फिज़िकल आराम से हो जाता था। मेडिकल में मेडिकल में भी सर ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं आया था। तो फिजिकल मेडिकल वाज़ गुड, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो लोग हैं, वे स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। बिना स्ट्रेचिंग के अचानक से दौड़ मार ली, तब दिक्कत हो जाती है। अब आप पिट पे कूद रहे हैं लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप पे पिट जहाँ पर आप कूदते हैं, आपको पता होना चाहिए मैं 3 मीटर से साढ़े 3 मीटर के बीच में कूद रहा हूँ, तो वहाँ पर पिट कम से कम इतना गहरा होना चाहिए। अगर पिट इतना गहरा है, तो आपको जो इंजरी के चांसेस है, वो बहुत कम हो जाते हैं। जितना गहरा पिट होगा, उतना ही अच्छी आपकी लैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, तो कुछ है, इंजरी बचाने के लिए ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेंगी और कूल डाउन भी करना पड़ता है, ताकि जो जो आपकी हैमस्ट्रिंग है वो ना खिंच जाए। तो कुछ-कुछ हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अमूमन करनी चाहिए फिज़िकल से पहले, और राइट, रिज़ल्ट आ जाए संग की संग थोड़ा-थोड़ा, जो नहीं करते हैं कुछ भी, तो एट लीस्ट वॉक करें और मसाज करें लगातार और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे करके ग्रेजुअल बढ़ाएँ हुँ, चीज़ों को, तो वो अच्छा अच्छा। रहेगा। राइट और व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस 3 इंटरव्यूज दिए और 2 बार फेल फेल अब दुनिया तो फेल ही समझती है। करेक्ट हम सर। लोग नहीं मानते हैं फेलियर होता है ये बट कैसा वो एक्सपीरियंस था जब पता लगा कि यार नाउ वी हैव टू अगेन स्टार्ट द जर्नी? सर उस समय थोड़ा-सा बुरा ज़रूर लगता है, जब आपको ये लगता है कि ये पता चलता है कि अभी नहीं हुआ है, और लेकिन फिर भी हमको इंटरव्यू के टाइम पे ही पता लग जाता है कि इस बार मैंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। जैसे 2020 में मैंने ब्लंडर किए थे। हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने प्रिपरेशन मैंने ये सोचा नहीं था। सीए का जो एक सीए में एक मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी कुछ पढ़ा था ऐसा, एक कंज़र्वेटिव प्रिंसिपल होता है, जहाँ पर आपको हमेशा ये मान के चलना है कि अगर पर्टिकुलर एसेट है वो हमको लॉस देगा। हमेशा एक मतलब लॉस में जाएँगे हम।
तो मैंने वर्स्ट के लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया। असल में सीए में पढ़ाया जाता है वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, मैंने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था 2020 में। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे बोर्ड मेंबर मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लेंगे और ओके मतलब बोर्ड मेंबर मुझे ये बोल देंगे कि तुम्हें हिंदी में नहीं देना, इंग्लिश में ही देना तुमने। तो मैंने क्या किया था, मॉक सारे हिंदी में दिए, तैयारी पूरी हिंदी में की और मुझे लगा था अलाउ कर देंगे, मैं तो पूरा मतलब तैयार था। तो मैंने चेयरमैन को बोला, चेयरमैन ने अलाउ कर दिया। चेयरमैन सर ने मेरे को मतलब काफी हद तक बहुत अच्छे मतलब सेटिस्फाई आंसर किए थे उन्होंने। मैंने मेरे मेंबर 1 ने मुझे जाते ही बोल दिया कि सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क योर आंसर इन इंग्लिश ओनली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। अब उन्होंने ये बात बोल दी ना, वहीं पर सर मेरे मतलब जो कॉन्फिडेंस था ना वो अपने आप नीचे हो गया, क्योंकि अब ये था कि आई हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस इन द इंग्लिश और वह मेरे लिए हिंड्रेंस था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं था। वहां पर सर मैंने ब्लंडर किए थे, मैंने जो सेंटेंस थे ना वो ठीक से फ्रेम नहीं किए वहां पर। अब मैं जब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो कोई ओएलक्यू सामने निकल के नहीं आएगी मेरी ढंग की। जब ओएलक्यू सामने नहीं निकली तो मेरे 89 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि उस समय एवरेज थे पर ठीक है, क्योंकि मेरे जो पेपर 2 में मार्क्स कम थे तो वो कंपेंसेट करने के लिए जरूरी था कि मेरे एटलीस्ट 95 मार्क्स आ जाते इंटरव्यू में, तो मेरा उसी साल सिलेक्शन हो जाता। तो वहां कितने नंबर पर से एक रह गलती गए हुई आप? थी। 6-7 नंबर से रह गए, राइट? यस सर 2020 में मेरा फाइनल्स में 6-7 नंबर से रह गया था। ठीक अगर है, 95 होते तो मेरा हो जाता। राइट राइट, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, उसके बाद में 2021 में इंटरव्यू में आपकी कृपा से मुझे नंबर ठीक मिले थे। मैंने आपको भी एक मॉक दिया था अड्डा पर, मेरा एक मॉक 2021 साइकिल में हुआ था अच्छा, और हमारी आपने बोला कृपा था। से। हाँ हमारी सर, आप लोग अगर टीचर हैं सर, उनकी कृपा ना हो ना तो हम लोग का भी कुछ ना हो। माँ बाप की कृपा, आप लोग की कृपा, आप लोग आपको अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे तो याद है। आपने बोला था यार तुम जैसे बच्चे जाएंगे ना यार, देखो अभी कितना ब्राइट बंदा है। आप अपने साथ कुछ सर थे साथ में, उनसे बात कर रहे थे, कह रहे यार कितना ब्राइट बंदा है, अभी इसका नहीं होगा तो किसका होना चाहिए बताओ। तो आपने मुझे बोला भी था कि 100 से 105 के बीच में तुम्हारे मार्क्स रहेंगे आराम से। मेरे मार्क्स भी 100 आए थे और इस बार भी मतलब ऐसा था कुछ तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थी, तो मैं मतलब इंटरव्यू नहीं दे पाया था आपके पास। लेकिन हाँ ठीक है, आपका जो वो था एक्सपीरियंस वो मेरे काम आया था। तो इस बार चौधरी सर थे, उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत गाइड किया था। अलग अलग सर थे, मैंने गाइडेंस मैंने अलग अलग सर से ली है। जो सिलेक्टेड है मैंने उनसे भी दिया था इंटरव्यू के लिए और उन्होंने मेरे मॉक भी दिए हैं। दिव्यांश सर हैं जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्होंने तो मेरे 6-6 7-7 मॉक लिए हैं और वो मतलब मेरे अच्छे दोस्त थे। 2021 में उनका हुआ था, बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा, मैंने कोशिश की थी उनसे, मैं मतलब कुछ जो सीखने को मिल जाए सर, जो सीखने को मिल हाँ जाए, जो मेरे बिल्कुल टीचर बिल्कुल। हैं सिखा देंगे मुझे, तो यस, कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदेमंद रहेगा और आखिरकार मतलब मुझे फायदा मिला है इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो जहाँ से आपको लगता है कि ठीक है, तो आप ले लीजिए। ऐसा मत करेक्ट। सोचिए कि नहीं यार नहीं लेंगे या कुछ है, वो है। नोशन मत कीजिए। बस अपना ये सोचिए कि ये बंदा सही है तो ले लेते हैं, इससे एक ज्ञान ले लेते हैं। अगर बंदा नहीं ठीक है तो फिर नहीं लेना है, ये भी अवेयर रखना है अपने आप को। और एक एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देवराज आपके साथ 2020 में अकेले आपके साथ नहीं हुआ था। एक्चुअली बहुत सारों के साथ हुआ था जहाँ पे हिंदी में बात करने के लिए अलाउ नहीं किया गया और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो आउट ऑफ द गेम हो गए थे। जैसे गोवर्धन जाट का मैं नाम लूं, वो बेचारा राजस्थान से आता है और उसका नहीं हो पाया था। 2021 में उसने हिंदी में ही दिया और जी वो सर, भी जी सर, ये सही होता है बात ना कि यार बोर्ड वाले पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, नहीं ऐसे करेंगे ये सब। तो गोवर्धन जाट का वो सिलेक्शन हो गया, मेरे ख्याल से रैंक 50 आया था 2021 में। वेरी हम्बल बैकग्राउंड से वो भी आते हैं और जैसे आप है कि चलो आपका भी हो गया अल्टीमेटली सिलेक्शन। तो अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि देवराज अभी आपके पास इतने सारे टैलेंट है ना? अब आप आगे जाके असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, कितने स्टार्स मिलेंगे देवराज आपको? सर। 3 स्टार। कितने? 3 सर। अच्छा, 3 स्टार्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए 1, 2, 3 है ना? तो 3 स्टार्स इनको मिलेंगे, इनके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी 130-140 जवानों की, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक की। तो देवराज एकदम उनका ख्याल रखेंगे क्योंकि ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाय। बट अभी जो है आपको एस्पिरेंट्स का ख्याल इस तरीके से रखना है कि थोड़ा जो टैलेंट है आपका मिमिक्री का या स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं, उसमें से एक-एक थोड़ा-सा जो है अपने टैलेंट का प्रदर्शन करिए, ताकि स्टूडेंट भी थोड़ा-सा वो एंग्जायटी, स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन ये सारी परेशानियों से जूझ रहा है, तो देवराज सर का जो ये टैलेंट है देख के उनको थोड़ा-सा मज़ा आए और वो खुश हो जाएँ। यस। सर अभी तो मतलब मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर तो किया नहीं था, मतलब मिमिक्री में ऐसा मतलब अलग-अलग सर मैं पहले किया करता था थोड़ा बहुत, बाकी देखता हूँ अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी में तो अमूमन मैं ऐसे ही जो आम लोग होते हैं, आम लोग, तो आम लोगों की मैं करता था। अभी जैसे अगर मैं खुद का ही बोलूँगा सर, अगर मैं मतलब अपना ओन करने के लिए अगर मैं कबाड़ा भी बेचता तो सर मैं इस तरह से मैं बेचता सर, कबाड़ा ले
अगर सब्जी वाला होता सर, मैं तो सर आवाज लगाता हूँ। आजकल तो मॉडर्न हो गया सर जमाना, माइक लगा लेते हैं फिर बजा रहे हैं। मैं सर कोई भी काम जो मुझे मिल जाएगा, मैं उस काम में खुश हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला बेटा सादा जीवन उच्च विचार। तुमको ना आपको बिल्कुल 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 छोटी सोच रखनी है, ताकि मैं बिल्कुल सबसे कम मिलेगा। तू खेती भी करे ना तो आराम से कर, खुशी होके कर, खुश रह के करना है तुझे। तो मेरे को सब्जी बेचना होगा तो मैं सब्जी बोलूंगा, दीदी सब्जी। तो मैं तो मतलब जो मुझे मिलेगा सर। अच्छा, और ठीक है, ठीक है, मैं सर ठीक है। खुश रहने के लिए अलग-अलग जो भी स्टैंड अप कॉमेडी है, मैं अमूमन अब देखता हूँ, करता नहीं हूँ, पहले किया करता था। अभी मैं नहीं करता हूँ परफ़ॉर्म, तो उसके अच्छा, लिए ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। देवराज तो देवराज इज़ अ गुड ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी एंड डेफिनिटली मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा। जैसे गगनदीप है, वो जब फ़ौज में जाएगा, जैसे उसका आईएमए में रिकमेंडेशन हो गया है, सीएपीएफ में भी हो गया है, तो ही डिसाइडेड कि मैं आईएमए में जाऊँगा, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जॉइन करूँगा। तो मुझे उसका पता है कि वो बंदा सिर्फ इन्फेंट्री जॉइन नहीं करेगा, वो बंदा आगे जाके पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी जॉइन करेगा और वो काबिल है और वो करेगा। वैसे ही देवराज है, देवराज भी सीएसएफ में जाएगा, होपफुली सीएसएफ तो मिलेगी मिलेगी। तो सीएसएफ में जाएगा तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ ज़बरदस्त जो है कमांडो बटालियन एलीटेस्ट फोर्स को जॉइन करेगा और जी अपने सर। फादर का नाम तो चमका चुके हैं और हम सभी का नाम जो भी रिलेट करते हैं देवराज के सीनियर्स, जूनियर्स, दोस्त, भाई-बहन सारे लोग जो हैं बहुत खुश होंगे अगर देवराज इस तरीके से तरक्की करते रहेंगे। देवराज फाइनल वर्ड्स टू ऑल द एस्पिरेंट्स हू आर जो कि आपकी स्टेज में थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए कुछ फाइनल चीज़ बताना चाहते हैं? सर मैं बोलूँगा कि स्थित प्रज्ञ रहना है। स्थित प्रज्ञ मतलब असफलता में दुखी नहीं होना है और सफलता में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। आपने स्थित प्रज्ञ रह के तैयारी करनी है और यह ध्यान रखना है कि एक निष्काम कर्म योग होता है, आपने बस काम करना है, आप अपना कर्म करिए। बाकी रिज़ल्ट को लेकर आप एंग्ज़ायटी मत रखिए अपने अंदर, क्योंकि मैंने बहुत लोगों में देखा है एंग्ज़ायटी आती है। निष्काम कर्म योग को आप फ़ॉलो करें। आप ये मत सोचिए मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, आपको तैयारी करनी है। और जो आपके मेंटर्स हैं, किसी एक मेंटर को आप पकड़ें, आप उस मेंटर जो भी मेंटर है, आप उसकी बात मानें, पूरी तरह से आपको उसको फ़ॉलो करना है। बाकी थोड़ा बहुत जो स्पेस एंड टाइम का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपका मेंटर अपने हिसाब से बताएगा, क्योंकि उनका स्पेस और टाइम अलग है, आपके स्पेस और टाइम से, वहाँ आप थोड़ा-सा वो मॉडिफाई कर लें। लेकिन बेटर है कि आप एक इंसान को पकड़ें और उसके पीछे-पीछे चलें। ठीक वही है। आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा। चलो बाय द वे जब फ़ोटो मेरे को देवराज ने भेजी, ये फ़ोटो मैं देख के हैरान रह गया। ये क्या पर्सनैलिटी है भाई की, देखो यूपीएससी के सामने खड़ा है और एकदम मतलब इस तरीके से जैसे कि ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन जो कि पर्सनैलिटी से झलक रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है बिकॉज़ बैक साइड में पीछे जो है इन्होंने खूब सारा हार्ड वर्क किया है। सो वो सारी चीज़ें आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है। सो आई जस्ट वांट फ्रॉम एवरी एस्पिरेंट कि जो मोटिवेशन होता है वो शुड कम फ्रॉम इनसाइड, है ना? और वो तब आता है जब आप तरीके से हार्ड वर्क करते हैं, राइट? सो जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच देवराज सर। आप आए यहाँ पे, आपने इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया स्टूडेंट्स को और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। थैंक यू देवराज। थैंक यू सो मच।